नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर शुरुआत करते हैं। टॉपिक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और टॉपिक का नाम है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या है, इसके बारे में कब पता लगा और जेट स्ट्रीम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी मतलब विशेषता क्या है और जेट स्ट्रीम का वेदर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उस एरिया में जहाँ पर जेट स्ट्रीम चलती है वहाँ की जलवायु पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ के वेदर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके बाद इसका सिग्निफिकेंट क्या है और रोशनी वेव क्या है। इन सारे टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम अपर टोपोस्फियर और टोपोपास के मिड में पश्चिम से पूरब दिशा में जेट की गति से चलने वाली हजारों किलोमीटर लंबी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी और कुछ गहरी तीव्र गति से परिभ्रमण संचरण को जेट स्ट्रीम बोलते हैं या सरकमपोलर जो संचरण होता है को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब इसके थोड़ा हम इतिहास की बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम के बारे में हमें कब जानकारी मिली। यदि हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो जेट स्ट्रीम के बारे में हमें जो पता लगा वो जब अमेरिका जो है जापान पर बमवर्षक अपना विमान भेजा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। उस टाइम पर जब जेट जा रहा था अमेरिका, तो जो बमवर्षक विमान का जो पायलट था उसको या जेट को ले जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर वो जैसे जैसे उसकी स्पीड को बढ़ाता था वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाती थी। तो उसे लगा कि कुछ दैवीय घटना हो सकती है, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी आते समय उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। तो ये सारी बात जो है युद्ध के बाद उसने मेट्रोलॉजी, अमेरिका के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को बताया, वहाँ के लोगों को बताया। फिर वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च करना शुरू किया, तो उसके बाद जो है जेट स्ट्रीम बारे में हमें पता चला। और जेट स्ट्रीम एक एटमॉस्फेरिक जो है परिघटना है और वेदर संबंधी जो घटनाएं होती हैं या सरफेस से सतह पर जो वेदर संबंधी घटनाएं हो रही हैं उनमें बहुत बड़ा प्रभाव इसका रहता है या बहुत बड़ा प्रभाव डालती है ये। अब बात आती है कि जेट स्ट्रीम की जो साइकिल है, ठीक, ये साइकिल के रूप में चलती है। इसका एक प्रोसेस जब जेट स्ट्रीम का शुरू होता है, फिर सेकंड स्टेज आता है, तो वहाँ पर वो उसमें जो है कर्व लेना जेट स्ट्रीम शुरू कर देती है, मेयांडरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन वो मतलब सेकंड स्टेज प्रारंभ होता है जेट स्ट्रीम पर। जब थर्ड स्टेज आता है तो उसमें जेट स्ट्रीम अपनी पूरी तरह से वो मेयांडरिंग करना शुरू कर देती है। और जब फोर्थ स्टेज आता है तो ये जेट स्ट्रीम जो है, जो मेयांडरिंग की प्रोसेस है, मेयांडरिंग का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आप कुछ इस तरह डायग्राम में देखोगे। देखो, फर्स्ट स्टेज मतलब ये जो फर्स्ट स्टेज है ये कोल्ड पोलर एयर है और इस तरफ ये वार्म पोलर एयर है। अब यहाँ पर ये दोनों एयर आपस में मिल रही हैं। यहाँ पर देखो जेट स्ट्रीम ये जाना शुरू की है, तो अभी जो एक कर्व नहीं ली है, मतलब ये सिर्फ जा रही है। अब सेकंड स्टेज पे जब आ रही है तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा से कर्व लेना ये शुरू किया है। कर्व ये कब ले रही है कि वार्म जो एयर है वो कोल्ड में मर्जर होने का प्रयास करेगी और कोल्ड एयर जो है वार्म एयर की तरफ मर्जर होने लगे। तो सेकंड में ये धीरे धीरे जो है कर्व लेना शुरू कर दी। जब इसका थर्ड स्टेज आता है तो थर्ड स्टेज में पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, मतलब यहाँ पर ये पूरी तरह से कर्व ले चुकी है। अब यहाँ पर जब कर्व ले रही है तो आप ये देख रहे हो कि जो कोल्ड एयर है इधर अंदर की तरफ आने लगी है, मतलब इक्वेटर की तरफ, और जो वार्म एयर है वो ये पोलर की तरफ जाना शुरू कर दी है। तो इस तरह से कोल्ड और जो वार्म एयर का कंसेप्ट है, मतलब ये कोल्ड इक्वेटर की तरफ और पोल की तरफ आपकी जा रही वार्म एयर। अब यहाँ पर कहीं पर जो है ट्रफ बन रहा है
तो यहाँ पर जो ट्रफ बन रहा है साइक्लोनिक कंडीशन हो रही है, यहाँ भी साइक्लोनिक जेट स्ट्रीम में, तो और बीच में ये जो अप हो रहा है यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हो रही है, ये जेट स्ट्रीम जो चल रही है उसके अंदर। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब ये जो ट्रफ बने थे, जो साइक्लोनिक कंडीशन बने थे, गर्त बने थे, अब धीरे धीरे ये जाके पूरी तरह से घूमते घूमते ऐसे ये आपस में एयर सर्कुलेशन होता रहता है, होते होते ये एकदम अलग हो जाएंगे। इधर भी आप देखोगे तो ये पूरी तरह से ऐसे यहाँ भी ये अलग हो गए, तो मतलब ये दोनों अलग हो गए और फिर एयर जो है ये हॉरिजॉन्टल रूप में फिर वो पुनः सीधा हो जाएगी, ए वाली स्टेज पे आ जाएगी, फिर दोबारा वही साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। अर्थात जो इसमें बनने और मतलब ये ओरिजिन और एंड का जो प्रोसेस है ये 4 स्टेज से होके गुजरती हैं, जो इसमें सर्कुलेशन हो रहा है, मियांडरिंग प्रोसेस हो रहा है। अब इसके बाद जो है हम लोग जेट स्ट्रीम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जेट स्ट्रीम की जो विशेषताएं हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जेट स्ट्रीम जो है काफ़ी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो ये 7.5 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक जो है एक नैरो बेल्ट में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाती रहती है। उसके बाद जो है इनकी जो लंबाई हजारों किलोमीटर होती है, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, सैकड़ों किलोमीटर से ज़्यादा, और 5-7 किलोमीटर इसकी गहराई भी होती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो इनका संचरण होता है, जो इनमें सर्कुलेशन हो रहा है, वो बोथ हेमिस्फीयर दोनों गोलार्धों में होता है, और ये जो है 20 डिग्री मतलब 20 डिग्री लैटीट्यूड से लेकर पोलर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 20 डिग्री लैटीट्यूड से लेकर पोलर तक सदर्न हेमिस्फीयर में इनका सर्कुलेशन होता रहता है। अब इसके बाद जो है ये जो पोलर एरियाज है उसमें ये सर्कुलेशन, अगर आप इस पे 2 डायमेंशनल जब उस पर ग्लोब पे देखोगे तो ये से पोलर के रीजन में या पूरे के पूरे बेल्ट पर इस तरह सर्कुलेशन इनका होता रहता है। और इनका जो फ्लो मार्क होता है, जब ये कैसे चलती हैं, ये फ्लोइंग करती हैं, तो ये जो है मियांडरिंग करते हुए लहरदार नुमा ये इनमें मूवमेंट होता है। और जेट स्ट्रीम में जो चेंजेज आता है, इनके जो इनमें स्पीड होती है किसकी, विंड की, जेट स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होती है विंड की, उसमें सीजनल चेंज आता है। जैसे इसमें मौसमी जो है परिवर्तन आता है। विंटर सीजन में इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, समर जो सीजन है उसकी तुलना में विंटर सीजन में स्पीड लगभग डबल हो जाती है। और इनका जो एरिया है वो जो है वो भी बढ़ जाता है। विंटर सीजन में इनका जो विस्तार है वो ज़्यादा हो जाता है। विंटर सीजन में इक्वेटर की तरफ आ जाती हैं, जबकि समर सीजन में ये पोलर की तरफ ज़्यादा चली जाती हैं। तो इनका खिसकाव होता रहता है, ये अर्थात सीजन के अनुसार इनमें शिफ्टिंग होती रहती है। अब टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम की हम बात करते हैं, जेट स्ट्रीम के प्रकार। तो इसमें जो है परमानेंट जेट स्ट्रीम होती है और टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। परमानेंट जेट स्ट्रीम मतलब स्थायी जो जेट स्ट्रीम है तो वो 4 हैं, और इनका नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, मतलब उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट, और सब ट्रॉपिकल पर पोलर जेट स्ट्रीम। तो ये जो है बोथ हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो 2 ये हो गई। पोलर जेट स्ट्रीम नॉर्थ में भी और साउथ में 2 ये हो गई, 4 ये परमानेंट जेट स्ट्रीम है। अब हम कुछ टेम्परेरी जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। तो टेम्परेरी जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्ली जो आप तिब्बतन प्लेटू के पास देखते हैं, तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तिब्बतन प्लेटू से लेकर मेडागास्कर की तरफ चलती है ये। और सोमाली जेट स्ट्रीम जो है ये समर सीजन में दोनों दिखाई देती हैं, समर सीजन में चलती हैं, और दोनों जो है टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं। और उसके बाद जो है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो है ये भी समर सीजन में, लेकिन इसमें सर्कुलेशन हो जाता है, ये चारों तरफ से ऐसे घूम जाती है, पोल के ऐसे चारों तरफ। उसका मुख्य कारण है कि ये सर्कल रूप में घूमने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लैंड पार्ट कम है, तो इसलिए पूरी तरह से सर्कुलेशन इसमें हो जाता है जेट स्ट्रीम में। अब जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट वेदर पे क्या पड़ता है, मौसम पे क्या पड़ता है। तो पहली बात तो ये जो है जेट स्ट्रीम एयर को लैटीट्यूड के सहारे एक स्थान दूसरे स्थान पर इसका स्थानांतरण करती रहती है, एक स्थान दूसरे स्थान में ले जाकर, जैसे इक्वेटर से पोलर एरिया से इक्वेटर की तरफ ले आती हैं। तो इससे क्या होता है कि लैटीट्यूड के सहारे जो
टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं, अर्थात ताप का जो बैलेंस है उसको, टेम्परेचर के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती हैं। दूसरा क्या करती है कि जब आपका जो टेम्परेट साइक्लोन है, तो टेम्परेट साइक्लोन का जो मार्ग होता है उसके ऊपर अगर जेट स्ट्रीम है तो उसकी स्पीड को बढ़ा देती है, और स्पीड को, और जब स्पीड बढ़ती है तो वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। स्पीड और रेनफॉल को दोनों को बढ़ा देती है, और जेट स्ट्रीम की वजह से बहुत दूर तक साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन चले जाते हैं। और इनकी ओरिजिन में, टेम्परेट साइक्लोन की ओरिजिन में जो फ्रंट है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम लोग साइक्लोन पढ़ेंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और कुछ जो है टेम्परेरी जो जेट स्ट्रीम है, इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का अगर इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा सब ट्रॉपिकल का। इसकी सब ट्रॉपिकल की वजह से आप वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है, तो पछुआ विक्षोभ आता है, और उसको, क्योंकि जो टेम्परेट साइक्लोन है इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में एंटर करता है, और इंडिया के जो आपका वेस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया, वहाँ पर वर्षा कराती हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और इनकी वजह से जब तक ये हिमालय को पार करके, जब मानसून पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, जब तक हिमालय को पार करके ये जो है जेट स्ट्रीम नॉर्थ हिमालय नहीं चली जाती है, मतलब साउथ हिमालय से नॉर्थ हिमालय, तब तक इंडियन मानसून एक्टिव भी नहीं होता। तो इसलिए इसका प्रभाव, और साथ में जो टेम्परेरी जो जेट स्ट्रीम है उसका विशेष तौर से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का इंडियन मानसून पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इंडिया के वेदर रेनफॉल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ईस्टर्ली जेट के एक्टिव होने के बाद ही, जब जितना ज़्यादा वो एक्टिव होगी या जितना ज़्यादा जो है ईस्टर्ली जेट एक्टिव होगी, उतना ही ज़्यादा जो है मानसून सक्रिय, उतना ही ज़्यादा मानसून एक्टिव होगा। और इसकी जो इसका वेदर पे एक और प्रभाव पड़ता है कि जहाँ पर जेट स्ट्रीम चल रही है, जहाँ पर एंटी साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सरफेस पर या सतह पर पृथ्वी के भूखंड पर कहीं पर बन रहा है, तो वहाँ पर ये जब आ जाएंगे जेट स्ट्रीम की वजह से, जहाँ पर सरफेस पर साइक्लोनिक कंडीशन और कहीं जहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ये बना रही हैं, तो साइक्लोनिक कंडीशन में ये रेनफॉल कराएंगे, वहाँ फ्लड आ सकता है, जबकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में वहाँ पर रेनफॉल नहीं कराएंगे, वहाँ पर ड्राउट आ सकता है, सूखा आ सकता है। तो ये जो है बाढ़ और सूखा को भी प्रभावित करते हैं। अब इसका मतलब जो है सिग्निफिकेंस ऑफ जेट स्ट्रीम, ठीक है, इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो मिड लैटिट्यूड है या टेम्परेट जो जोन है, टेम्परेट जोन है, वहाँ पर जेट साइक्लोन मतलब चक्रवात की सक्रियता और एक्टिव मतलब मोर एक्टिव होता है, उसमें कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके साथ जो है जब हम रेनफॉल की बात करते हैं तो वो रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जो है जब संचरण होता है तो ये दोनों रूपों में होता है, वर्टिकल होगा, लंबवत होगा, ठीक, और क्षैतिज दोनों होगा। तो चक्रवात में जो हवाएं उठती हैं, ठीक, और प्रतिचक्रवात में हवाएं नीचे बैठती हैं, तो साइक्लोनिक जब कंडीशन होगा तो हवा ऊपर उठेगी, रेनफॉल कराएगी, और जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन नीचे बैठेगी तो वहाँ पर वर्षा नहीं होगी। तो ये ऊपरमुखी और अधोमुखी होता है। तो इससे क्या होता है कि जब साइक्लोनिक कंडीशन होगी तो साइक्लोनिक कंडीशन जो सरफेस से जो पोल्यूशन है, ये इनके माध्यम से, इसी जेट स्ट्रीम की हवाओं के माध्यम से ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। एटमॉस्फेयर जो टोपोस्फीयर है, टोपोपास को पार करते हुए स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं। फ्लोरोकार्बन जैसी गैस, भयानक गैस भी वहाँ एटमॉस्फेयर में पहुँच जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि ओजोन परत क्या क्षय होने लगता है। तो एक इम्पैक्ट ये पड़ता है। तो इससे क्या होगा, जब ओजोन लेयर का डिफ्लेशन होगा
तो आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो वेदर पर और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझें। इसके बाद ये टॉपिक अपना समाप्त होता है। फिर जब हम लोग मिलेंगे तो फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।